कहते हैं कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन आज हम जिस खिलाड़ी से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो महिला खिलाड़ी हैं, लेकिन उसके पीछे एक पुरुष का हाथ है। जी हाँ, उनके पिताजी का हाथ है। और जिनसे हम मिलवाने जा रहे हैं वो कॉमनवेल्थ गेम की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हमारे साथ जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह हैं। इनसे जानते हैं कि मैंने जो इंट्रो दिया मैम, एक पुरुष का हाथ है, इसको आप भी मानती हैं? एब्सोल्युटली आई थिंक सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि मेरे पिता और मेरे उनके साथ साथ मेरी माता जी श्रीमती पुतुल कुमारी जी का भी इतना ही सहयोग रहा है, चाहे वो मेरा स्पोर्टिंग करियर हो या प्रोफेशनल आज पॉलिटिक्स का करियर हो। तो निश्चित रूप से माँ बाप का जो साथ रहता है वो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और मुझे अच्छा लगता है कि कितने स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ मैं आगे बढ़ पाई। आपके आप जब स्पोर्ट्स में ग्रो कर रही थी उस समय पिताजी ने गुरु की भूमिका निभाई थी। जी, उन्होंने हमेशा मुझे स्पोर्ट्स में, क्योंकि मेरा काफ़ी रुचि रहती थी, तो हमेशा उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए इनकरेज किया। शूटिंग, क्योंकि वो नेशनल राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, तो साथ ही साथ वो शूटिंग के खेल को अच्छे से समझ पाते थे। तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से उन्होंने मेरा मेंटरशिप किया है। और जब मैं शूटिंग में अपनी शुरुआत की थी तो उनका बहुत सपोर्ट रहा, लेकिन वो सपोर्ट सिर्फ एक मोटिवेशनल बूस्ट के तौर पे रहा। बाकी जो भी संघर्ष था या जो भी मुझे परफॉर्मेंस करके अपना प्रदर्शन बेहतर करके जो इक्विपमेंट्स खरीदना पड़ता है एज ए शूटर, वो सब अपने दम पर ही करना पड़ा। कभी भी उन्होंने ये एहसास नहीं दिलाया कि क्योंकि मैं संघ का अध्यक्ष हूँ तो उस वजह से मुझे कोई एक्स्ट्रा हेल्प या एक्स्ट्रा बढ़ावा इस खेल में मिलेगा। एक सवाल ये पैदा होता है कि आप संघ के अध्यक्ष थे, दादा संघ के अध्यक्ष थे, और उस समय आपने करियर की शुरुआत करी, तो फिर ये राइफल खरीदने वाली बात कैसे आई? पहला राइफल कैसे खरीदा? देखिए, ये शॉटगन शूटिंग जो मैं करती हूँ उसमें 12 बोर की बंदूक यानी कि शॉटगन जो 2 नाली होती है उसको यूज़ किया जाता है। और इसके लिए आप जब तक नेशनल क्वालिफाई नहीं करते हैं तब तक आप ये वेपन परचेज़ नहीं कर सकते हैं, यानी कि इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और सेकंड हैंड वेपन्स जो इंडिया में अवेलेबल होते हैं वो अधिकतर ओवर प्राइस्ड रहते हैं। तो पहले मैंने जब शुरुआत की तो जैसा मैंने आपको बताया कि कभी भी पिताजी ने एक्स्ट्रा सपोर्ट, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं उस नाते मुझे वो एक्स्ट्रा सपोर्ट कभी नहीं मिला। उन्होंने हमेशा ये सिखाया और बहुत बहुत ही सरलता से ये सिखाया कि हमेशा अपनी मेहनत करके आगे बढ़ना है, और जितना भी मोटिवेशनल बूस्ट वो दे सकते थे वो उन्होंने देने का काम किया। तो जब मैं पहले अपने प्री नेशनल्स में पहुंची तो मैंने अपने सीनियर शूटर्स से बंदूक बोरो करके वो प्री नेशनल क्वालिफाई किया। उसी बोरोड बंदूक से मैंने फिर नेशनल लेवल खेला। यहाँ उधार का बंदूक लेना पड़ा? जी हाँ, उधार के बंदूक से मैंने नेशनल भी खेला, नेशनल में पदक भी जीता। उसके बाद भी स्पॉन्सर्स नहीं थे और अपनी बंदूक, पिताजी ने कहा था कि अपनी बंदूक खुद से खरीदनी है, तो स्पॉन्सर्स नहीं थे, इस वजह से मैंने उसी उधार की बंदूक से अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स भी चलाया। अच्छा। उसके बाद जब स्पॉन्सरशिप मिली तो मैंने अपना पहला बंदूक, मेरा करियर शुरू हुआ था 2008 में, 2007 के एंड और 2008 की शुरुआत में। 2009 में मैंने जूनियर लेवल पे पहला इंटरनेशनल पदक जीता था भारत के लिए भी, और मेरा भी करियर का पहला इंटरनेशनल मेडल वही था। उसके बाद जब कॉमनवेल्थ गेम्स में 2010 में पहुंची तो स्पॉन्सर्स भी आने लगे, स्पॉन्सरशिप का पैसा आया। 2011 में मैंने अपनी बंदूक खुद से खरीदी और आज भी मैं उसी बंदूक को यूज़ करती हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका शाही खानदान है, मतलब बांका में, जमुई में आप लोगों का एक रुतबा है, वो संघर्ष कितने पैसों का था जो राइफल आपने खरीदा था? आई थिंक संघर्ष सिर्फ पैसों का नहीं था, संघर्ष एक सीख का था। मेरे पिताजी, आप उसको रुतबा कह लीजिए या शाही परिवार कह लीजिए, मेरे पिताजी एक ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इस वजह से आज भी लोग उनको याद करके मायूस हो जाते हैं, उनको उनके आंखों में आंसू आ जाता है। तो वो लोग उनसे बहुत मतलब दिल से जुड़े हुए थे, एक बहुत ही सिंबॉलिक रिलेशन था। एंड एज अ पॉलिटिशियन ऑल्सो एंड एज समबडी हु इज़ कमिंग फ्रॉम द रॉयल फैमिली,
तो ये सिर्फ पैसों का संघर्ष नहीं था, ये मेरे पिताजी की सोच थी कि अपने बच्चों को जब तक हम ये नहीं सिखाएंगे कि संघर्ष कैसे करके आगे बढ़ना है, या लोग कहते हैं ना कि समटाइम्स यू आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, तो इवन इफ यू आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून यू स्टिल हैव टू फाइट योर ओन बैटल्स। शायद वो उसका महत्व नहीं होता कि मुझे ये जीतना है और मुझे वो राइफल खरीदना है। हाँ, तो वो अंदर से भूख या ललक जो पैदा होती कि मुझे कुछ जीत कर अपने आप को साबित करना है, अपना प्रदर्शन बेहतर करना है, अपने आप से वो राइफल खरीदनी है, वो एक पैशन जो डेवलप किया, वो सीख के वजह से ही पैशन डेवलप हुआ। दादा नहीं देख पाए आपने जब पहला राइफल खरीदा 2011 में आपने? नहीं, मेरे पिताजी तब तक गुजर चुके थे। 2010 के बाद आपने आप में एक अलग ऊर्जा आ गई। आपने माँ का हेल्प किया पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिश करने को लेकर। उसके बाद आपने खेल पर फोकस किया। तो दादा को कितना मिस किया? आई थिंक हर वक्त ही एक पिता का साया ना रहना हमेशा ही महसूस होता है, और हम लोगों के लिए, एक पूरे परिवार के लिए वो एक स्तंभ जैसे थे। एंड व्हेन ही वाज नॉट देयर, तो जैसे अगर 3 पिलर्स मान लीजिए, मैं, मेरी बड़ी बहन और माँ पुतुल कुमारी के साथ, तो 3 पिलर्स को सपोर्ट करने के लिए ऊपर से एक जो छत होती है वो जब नहीं रही, तो तीनों पिलर्स जब गिरते हैं तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो सिर्फ मैं अकेले नहीं आगे बढ़ रही थी, बट मेरी माँ, मेरी सिस्टर, दोनों ही उतनी मजबूत महिलाएं हैं जो मुझे भी काफ़ी सपोर्ट कर रही थी। तो उस स्थिति में जो मुझे लगता है कि एक पारिवारिक लॉस जो एज अ बेटी या एज अ वाइफ जो मेरी माँ को महसूस हुआ, वो और कोई नहीं महसूस कर सकता, क्योंकि बहुत से लोग जुड़े हुए थे उनके साथ। आज भी लोग कहते कि हमको दादा ज़्यादा मानते थे और हम दादा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किए, तो ये सब भावनाएं भी हैं। लेकिन एज अ डॉटर और वाइफ जो मेरी माँ और मेरी बहन और मैं जिस पल से गुजरे, वो अनुभव कोई और नहीं कर सकता है। तो उस समय जो 3 पिलर्स मैं बोल रही हूँ वो एक दूसरे पर गिर के टिक गए और एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू किया। नेचुरली पिताजी का एक बहुत बड़ा सपना था, चाहे वो बिहार के विकास को लेकर हो, या मुझे शूटिंग में किस तरह से आगे बढ़ना है उन बातों को लेकर हो। तो उन अच्छी विचारधाराओं के साथ हम भी जुड़े हुए थे, और उनके काम को, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के प्रयास हम सब ने किया। और 2010 के बाद आपने जब पहला कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल जीता था, तो वो दिन बिहार के लोगों के लिए भी काफ़ी गर्व का दिन था। घर में क्या माहौल था? आई थिंक बहुत खुशी का माहौल था, निश्चित रूप से। मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने वो पूरी तरह से समर्पण किया था दादा को। हाँ, एब्सोल्युटली। देखिए क्या हुआ था, ये जो राष्ट्रमंडल खेलों का जो सफ़र रहा मेरा, काफ़ी इमोशनल सफ़र था, क्योंकि जिस तरह से मेरे पिताजी कॉमनवेल्थ गेम्स के वक्त वो लंदन जब गए थे, तब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट थे, और कॉमनवेल्थ गेम्स की मीटिंग जो पहली बार इंडिया में 2010 में होने वाला था, उस मीटिंग की वजह से ही वो बॉम्बे गए थे, जहाँ पे उनको वो अस्वस्थ हुए और उनकी मृत्यु हुई। तो उसके बाद से मेरी जो आखिरी बात हुई थी मेरे पिताजी से, वो यही थी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जाना है और कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल जीतना है, क्योंकि तब तक किसी भी महिला शॉटगन खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल नहीं जीता था। तो 2010 में वो जून में वो गुजरे, और मुझे लगता है अक्टूबर के महीने में ये कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। वहाँ पर मेरा प्रदर्शन ठीक रहा था, मैं फाइनल में आई थी, लेकिन पदक नहीं जीत पाई थी। उसके बाद 4 साल की मेहनत करके 2014 में मैं फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स के टीम का हिस्सा बनी। वहाँ पर मैंने रजत पदक जीता। तो रजत पदक 2014 में जीतने के बाद खुशी हुई थी, क्योंकि रजत पदक वो पहला पदक था जो महिला खिलाड़ी ने शॉटगन की स्पर्धा में जीता था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, वो कहते हैं ना, हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव्ड, कुछ ही दिनों बाद ऐसा लगने लगा कि पिताजी को किया हुआ वादा तो स्वर्ण का था। कोई भी सपना देखता है स्वर्ण का देखता है, रजत का सपना कोई नहीं देखता है। तो एक बार फिर से मुझे मेहनत करके स्वर्ण पदक जीतना है। तो डेफिनेटली एक वो जो लंबा 8 साल का उस ड्रीम के साथ जो अटैचमेंट था, वो धीरे धीरे, क्योंकि 1 कॉमनवेल्थ से लेके, मतलब 2010 के कॉमनवेल्थ से लेके 2014 फिर 18 तक के सफ़र पे उस बहुत से लोग इस सपने के साथ उस समय दोहरा जीवन जीना पड़ा। एक तरफ परिवार, एक तरफ आपका स्पोर्ट्स, दोहरा जीवन जीना पड़ा कि कैसे परिवार को भी आगे ले जाना है, स्पोर्ट्स को भी आगे ले जाना है। आई थिंक काफ़ी मैनेजेबल था, जैसे मैंने कहा, क्योंकि साथ था,
माँ और बहन दोनों का। तो एक तरीके से हम तीनों मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। मेरे स्पोर्टिंग करियर में भी मेरी माँ और मेरी बहन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। इसी दौरान माँ चुनाव भी हार गई थी, तो हम लोगों को अपना घर भी शिफ्ट करना पड़ा था। इन सभी चीज़ों का सामना करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और दादा का इतना रुतबा था, दिग्विजय सिंह जी का इतना रुतबा था कि सब लोग पूछते थे, लेकिन दादा के नहीं रहने के बाद अ, वही लोग मुंह मोड़ने लगे जो कभी दादा के साथ राजनीति करते थे या दादा के बदौलत राजनीति करते थे। दुख होता था उस समय। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये सिर्फ उस समय की बात नहीं है, बट उससे पहले भी एक राजनीतिक जीवन में मेरे पिताजी थे और कई उतार चढ़ाव का सामना हम लोगों ने एक परिवार के रूप में किया। तो बहुत पहले से या बहुत ही छोटी उम्र से मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि जब आपके पास पावर होता है, प्रतिष्ठा होता है, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जब वो पावर आपके पास नहीं रहती है तो वही लोग आपके घर नहीं आते हैं और आपसे मिलके नहीं रहना चाहते। तो ये समझ मुझे बहुत लाइफ में पहले आ गई थी। इसीलिए कभी भी मैं खुद भी किसी पद पे पहुंची तो मैंने ये नहीं सोचा कि जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं ये मेरे सच्चे यार या मेरे सच्चे मित्र हैं। हमेशा से अपने आप को एक हम्बल बैकग्राउंड से आई हूँ और हम्बली सबसे मिलती रही हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जब हमारे पास वो पावर नहीं रहेगी तो वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। एंड वो मैंने अपने पिताजी जब जिंदा थे उस वक्त उनके साथ भी होते हुए देखा था। जब पिताजी ना रहे तब भी मैंने ये चीज़ का सामना किया। माँ हमारी सांसद थी, उनके साथ भी मैंने ये चीज़ देखा और मुझे यकीन है कि ये ज़िंदगी का उतार चढ़ाव है, लोग ऐसे ही होते हैं और इन्हीं लोगों से मिलजुल के जब राजनीति में आए हैं तो इसी तरह से हम लोगों को काम करना है। आप अपना व्यक्तित्व किसी और के व्यवहार की वजह से नहीं बदल सकते। नहीं, ये तो आपका जो खिलाड़ी जो आप हैं उसकी वजह से भी ये थॉट बनता है कि हार कर फिर जीतना है, जीत कर फिर हारना है, ये तो चलता रहता है। जीवन में भी आपने इसको फॉलो किया है। बट देखिए ना, ये जितना मुझे लगता है कि जीवन में ये सच्चाई है कि उतार चढ़ाव, हमेशा एक सामान्य जीवन नहीं आप जी सकते। हमेशा खुशी होगी, दुखी तो उसके साथ साथ दुख भी होगा। जब शाम होगी तो अगले दिन सवेरा भी होगा। तो इसी तरीके से उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है ज़िंदगी में। और खेल एक ऐसी दुनिया है जो इस उतार चढ़ाव को आपको बैलेंस करना सिखा सकती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर जो एक खिलाड़ी के रूप में, जैसा आपने कहा कि जो खिलाड़ी कभी हारता है वो फिर परिश्रम करके जीतता है, जीतने के बाद भी वो अगले कंपटीशन में जब पहुंचता है तो कोई गारंटी नहीं रहती कि वो फिर से जीतेंगे। तो इसी तरीके से जो हार जीत किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से कोप करना है, ये जो खेल आपको सिखा पाता है, ये आम जिंदगी नहीं सिखा पाता। आपको सपोर्ट मिला उसका? एब्सोल्युटली, आई थिंक ये जो सोच है उसका उसको बढ़ावा मिला है। एक एक गुड स्पोर्ट्समैनशिप निकल के बाहर आती है। आप ओलंपिक गई, विधायक बनी पहले, उसके बाद आप ओलंपिक गई। बहुत उम्मीद थी, हालांकि उस ओलंपिक में कुछ खास नहीं हो पाया। तो इस सपने को कैसे पूरा करना है? आई थिंक शूटिंग ऐसा नहीं है कि बहुत यंग टाइम पे शूटिंग से रिटायरमेंट ले लेना अच्छा होता है, या शूटर्स की लाइफ लॉन्जिविटी जो होती है, वो लाइफ लाइन जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो डेफिनेटली 2028 के लिए भी हम लोग ट्राई करेंगे कि पुनः एक बार ओलंपिक्स जाकर पदक जीत कर मतलब हमारे चैनल में ये कह रहे हैं कि 2028 में फिर ओलंपिक पर निशाना साधेंगे CRCC। देखिए 4 साल में तैयारी शुरू हो जाती है, तो अभी से ही हम ये मान के चलें कि 2028 की तैयारी शुरू हो गई है। ओलंपिक के क्वालिफायर्स जैसे जैसे शुरू होंगे उस तरीके से खिलाड़ी क्वालिफाई करेंगे। कहा यह जाता है, मैं थोड़ा पीछे फिर ले चलता हूँ, कहा यह जाता है कि आपको निशानेबाज बनाने के लिए दादा ने रेंज अलग बनवाया था, ये सच है क्या? जी नहीं, लोगों ने कहा कि अलग से रेंज बनवाया था कि आप बेहतर निशानेबाजी करें। बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आप ये पहले व्यक्ति हैं जिसके, मेरा 17 साल का करियर हो गया है, जी। आप ये पहले व्यक्ति हैं जिसने ये बात मेरे सामने भी रखी है। मतलब ये पूरी तरह से झूठ है? ये पूरी तरीके से गलत बात है। मेरी प्रशिक्षण ज़्यादातर करनी सिंह शूटिंग रेंज पर हुई है, जो सरकार की रेंज है और वर्तमान में नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस है फॉर शूटिंग। अब राजनीति को लेकर क्या सोचती हैं? राजनीति कितना आपको मतलब
किस तरह से सफल होना है इस राजनीति में? देखिए, राजनीति में आने का जो वजह था वो सिर्फ एक था कि सेवा भाव से लोगों की ईमानदारी के साथ सेवा कर सकूं। मेरे पिताजी भी इस विचारधारा के लेकर आगे बढ़ते थे और इसी वजह से लोग उनको प्यार और सम्मान देते थे। उसके बाद जब मेरी माँ भी पॉलिटिक्स में आई तो इसी तरीके की राजनीति उन्होंने अपनाई। और मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते थे कि अक्सर एक पॉलिटिशियंस का एक नैरेटिव सेट हो जाता है कि खराब लोग पॉलिटिक्स करते हैं या जो बाहुबली लोग होते हैं वो पॉलिटिक्स करते हैं, जो एक नेगेटिव नैरेटिव सेट है पॉलिटिशियंस को लेकर। और पिताजी हमेशा ये कहते थे कि जब अच्छे लोग इन जगहों को यानी कि पॉलिटिक्स जैसी जगहों को छोड़ने लगते हैं तो बुरे लोग वहाँ आकर बैठने ही लगेंगे। तो उस सोच का भी सामना मुझे करना पड़ता है, इन द सेंस कि मैं एक अच्छे सोच के साथ ईमानदारी से, जैसे मैंने कहा, सेवा भाव के साथ राजनीति करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं यहाँ हूँ और मैं पूरी ईमानदारी और लगन के साथ मेहनत कर रही हूँ। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो नीतियाँ हो, योजनाएं हो जो धरातल पे पहुँचनी चाहिए उनको उतारने का काम हो, इन सभी कामों को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ और आगे आने वाले समय में भी इसी तरह से मुझे काम करना है। मैंने सुना है कि आप जमुई में आपको जो लड़कियां हैं और जो बच्चे हैं वो दीदी कहते हैं और आपने वहाँ स्पोर्ट्स का काम बहुत किया है। जमुई हमारा घर है तो निश्चित रूप से जो कम उम्र के बच्चियां हैं वो दीदी ही कहते हैं और उनको अच्छा भी लगता है कि हम पहली बार किसी को विधायक दीदी करके कह रहे हैं, वरना बहुत से पुरुष होते हैं जो पॉलिटिक्स में आते हैं तो दादा या भाई साहब इस तरह का शब्द ज़्यादा चलता है, लेकिन दीदी वाला जो एक युवाओं से जुड़ने का मौका भी मिलता है तो एक शब्द बहुत अच्छा लगता है सबको कहने में। ओलंपिक में भी तो आप पहली विधायक थी जो गई थी, मतलब दूसरे देश से भी तो कोई नहीं आए थे? हाँ, आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड डेफिनेटली इंडिया में पहली लेजिस्लेचर थी जो ओलंपिक गेम्स तक पहुंची एज अ सिटिंग लेजिस्लेचर। अच्छा, मानसी सिंह आपकी बड़ी बहन है, वो भी निशानेबाजी करती हैं? मानसी ने बहुत समय तक शौकिया निशानेबाजी की, जूनियर टीम का हिस्सा भी रही, नेशनल लेवल पे उन्होंने पदक भी जीता, लेकिन उनका ध्यान हमेशा पढ़ाई पर ज़्यादा था। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने JNU से पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा, उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी भी पढ़ी। तो लगातार उन्होंने इस तरह से पढ़ाई की और उसके बाद वो ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए काम करती हैं। मैंने आपके बारे में भी देखा है कि आपने भी MBA किया है। जी हाँ, मैंने मानव रचना यूनिवर्सिटी से। पढ़ाई में मन लगा? देखिए, पिताजी ने बोला था कि आपको स्पोर्ट्स करना है, उसमें आपको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई भी उतनी महत्वपूर्ण है। तो जितना ध्यान आपका स्पोर्ट्स में रहेगा उतना ध्यान आपके पढ़ाई में भी रहना चाहिए। चूँकि आप विधायक बन चुकी हैं, पिछली दफ़ा जब सरकार बन रही थी तो बहुत तेज़ी से ये नाम आ रहा था कि श्रेयसी सिंह मंत्री बनेंगी। तो आप हमने ही सवाल पूछा था, आप गाड़ी में थी तो मैंने पूछा था तो आपने बोला था कि देखिए जो भी होता है वो जैसा जो जिम्मेदारी मिलेगी वो आप करेंगी। ये भी लक्ष्य है? किस तरह का लक्ष्य? मतलब मंत्री बनना और विभाग में किस तरह से काम करना? देखिए, मंत्री बनना बनाना हमारे हाथ में तो है नहीं, तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। तो ये कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य मैं वो समझती हूँ जो आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं। चुनाव लड़ के जीतना मेरा लक्ष्य हो सकता है, लोगों के बीच में, लोगों के दिल में अपनी जगह बनाना, उनसे सम्मान पाना मेरा लक्ष्य हो सकता है, लेकिन किस पद पे मुझे शीर्ष नेतृत्व बैठाएगा ये उनका निर्णय है, तो वो मेरा लक्ष्य कभी नहीं रहेगा। चलिए, बातचीत का सिलसिला तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपसे एक सवाल, अहम सवाल, अब बैचलर हैं तो शादी ब्याह कब तक हो पाएगी या शादी ब्याह कब तक करने का इरादा है? ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं है। और मम्मा और बड़ी बहन का तो प्रेशर होगा? जी नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहा है मेरे ऊपर कभी भी, एंड आई एम ओपन टू द यूनियन ऑफ मैरिज। निश्चित रूप से वो व्यक्ति जब सामने आएंगे। जितने साथी थे, तेजस्वी भी कहते हैं कि हम भी साथ में कभी पढ़े हैं, या फिर चेतन भी, सब लोगों की शादी हो गई तो अब तो कर लेना चाहिए। आई मीन वो आपकी सोच हो सकती है, मेरी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि मेरे ऊपर इस चीज़ का कोई प्रेशर नहीं है, एंड व्हेन द राइट मैन कम्स अलोंग आई थिंक इट विल बी डन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ श्रेयसी सिंह हैं, जमुई के विधायक हैं। सपने बहुत बड़े हैं और सपने लंबे भी हैं।
और उसको लेकर ये संघर्ष भी लगातार कर रही हैं। संघर्ष इस बात का कि इनके पिताजी का जो सपना है वो पूरा हुआ है और आगे जाकर भी पूरा करना चाहती हैं ओलंपिक में। और इन्होंने साफ बताया कि 2028 में जो ओलंपिक होगा उसमें एक बार फिर से वो भारत की तरफ से निशाना लगाएंगी। कैमसन अशोक के साथ ब्रजम पांडे, ईटीवी भारत, पटना।